सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भारतीय साक्षरता नियम की लेक्चर सीरीज का ये 18वां लेक्चर है। और ये एडमिशन के कंसेप्ट का पार्ट 2 है। एडमिशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय साक्षरता नियम का। सेक्शन 15 से 21 एंड 25 ये जो सेक्शंस हैं वो एडमिशन से डील करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आज ये पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 किया है हम लोगों ने। सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट बनाई हुई है। और वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का फायदा होगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिशन की बात करें, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्या होती है एडमिशन, एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिशन की रेलिवेंसी क्या होती है, टाइप्स क्या होती हैं, कौन एडमिशन कर सकता है, एडमिशन बाय कंडक्ट, एडमिशन एज ए रूल, हियर से रूल्स एक्सेप्शन, ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में करी हैं। आज हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण, दैट इज अगेंस्ट होम एडमिशन में बी प्रूव्ड, अर्थात एडमिशन किसके अगेंस्ट प्रूव हो सकती है। सेक्शन 19 हमें इस बात का जवाब देता है कि एडमिशन जब कोई व्यक्ति करता है तो किस प्रकार की एडमिशंस को कोर्ट में प्रूव किया जाएगा, मान्यता मिलेगी। तो बेसिकली सेक्शन 19 को देखा जाए तो सेक्शन 19 सिंपल सा रूल बोलता है कि जो एडमिशंस, जो स्टेटमेंट्स सेल्फ हार्मिंग है, जो एक व्यक्ति को खुद अपने आप को हार्म करती हैं, वही स्टेटमेंट्स को एडमिशन माना जाएगा। जो एडमिशन एक व्यक्ति को बचाती हैं, अपने आप को सेव करती हैं, वो स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर केस किया हुआ है कि इसने मेरे पैसे देने हैं, उधार मेरे से पैसे लिए हुए हैं और मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। वो व्यक्ति जिसके ऊपर केस किया गया है वो सबको जाके बोल रहा है कि यार मैंने इस व्यक्ति के पैसे उधार लिए थे, इतने दिन हो गए, पैसे वापस करने हैं, इंटरेस्ट लग रहा है पैसों के ऊपर, कोई मेरी हेल्प कर दो प्लीज। क्योंकि वो अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है, उसको ये हार्म करने वाली स्टेटमेंट है, तो ये एडमिशन मानी जाएंगी। पर वहीं पे वही व्यक्ति मान लीजिए सबको जाके बोलता है कि मैंने तो दुनिया में किसी से उधार नहीं लिया, आज तक मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, मैंने किसी का पैसा नहीं देना है। और कल को कोई व्यक्ति उसके ऊपर केस करता है कि इसने मुझसे पैसे लिए हैं और मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर केस किया गया है वो कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता सर आप राहुल को पूछो, आप मुकेश को पूछो, रितेश को पूछो, मैं सबको बोल के बैठा हूं कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। अपने आप को बचाने वाली स्टेटमेंट कभी भी एडमिशन नहीं होती। दिस इज सेक्शन 19 अ फंडामेंटल जर्नल रूल। ओनली सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट वुड बी एडमिशन, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी एडमिशन एंड वुड नॉट बी रेलिवेंट। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 ऐसे केसेस हैं जब आप अपने आप को बचाने के लिए स्टेटमेंट्स बोलोगे बट वो रेलिवेंट हो जाएंगी। वो 3 बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है, if statement is of such a nature that if person making the statement were died, मर जाता, it would be relevant under section 26। और 26 बात करता है बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन की या बाकी एविडेंसेस ऑफ पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट, हु कांट बी कॉल्ड इन कोर्ट, जो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ सकते, उनकी स्टेटमेंट्स की ये बात करता है, जो हमारा सेक्शन नंबर 26 है। सभी ने कोशिश करना ये क्या बोल रही है एक्सेप्शन। इसमें लिखा हुआ है अगर स्टेटमेंट ऐसे नेचर की है कि अगर व्यक्ति मर जाता, कौन सा व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन के अंडर चली जाती या सेक्शन 26 में रेलिवेंट हो जाती। तो अगर व्यक्ति जीवित है तब भी यहां पे रेलिवेंट होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, वो मरने वाला है, मरते मरते वो कोई बातें बता रहा है, अपने मरने का कारण बता रहा है, वो और भी बहुत सी बातें बता रहा है, ए के रिगार्डिंग, बी के रिगार्डिंग, जो कुछ गलत हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, वो सारी बातें बता रहा है। या वो अपने लिए बता रहा है कि मैंने कभी किसी का पैसा नहीं लिया, मुझे फंसाया गया, वो ऐसी बातें बोल रहा है। मैंने किसी का पैसा उधार नहीं देना था, झूठे साइन मेरे से करवा लिए गए थे, मुझे पता नहीं कब इन्होंने मुझसे प्रोमिसरी नोट ले लिया, चेक ले लिया, मुझे कुछ पता नहीं है। मरते मरते वो ऐसी बातें बोल रहा है। अगर वो व्यक्ति मर जाता तो ऐसी स्टेटमेंट्स को रेलिवेंट माना जाता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति मरते मरते झूठ नहीं बोलेगा, तो उसकी स्टेटमेंट को
अगर वो मर जाता तो रेलिवेंट होती, पर वो जीवित रह गया, मान लो वो हॉस्पिटल में चले गए, एम्बुलेंस आ गई, उसका ट्रीटमेंट हुआ, 2 महीने बाद वो ठीक बिल्कुल हो गया। तो जो स्टेटमेंट्स उसने दी हैं उस टाइम पर, बेशक वो उसकी अपनी रेलेवेंसी, अपने फेवर के लिए हैं, कि भई मैंने किसी के पैसे उधार नहीं लिए थे, मुझे फँसाया जा रहा था, बट ये सारी स्टेटमेंट्स रेलेवेंट मानी जाएँगी। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट or in issue about the time when state of mind body exists and accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। ये बात कर रहा है स्टेट ऑफ माइंड की, बॉडी की, बॉडली फीलिंग की। इसका लिंक कहीं ना कहीं सेक्शन 12 के साथ भी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कोई बातें बता रहा है किसी को, अपने बॉडी के बारे में कोई बातें बता रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो डेली डॉक्टर के पास जा रहा है, अपने रिलेटिव्स को बता रहा है कि मुझे नहीं पता चलता यार कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं हर कहीं कहीं भी कहीं पर ही बैठ जाता हूँ, कहीं भी सो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता ये मेरा घर है किसी और का, मैं कहीं भी कभी भी किसी भी पेपर के ऊपर साइन कर देता हूँ, मुझे बोला जाता है ये डॉक्टर की रिसिप्ट है, मैं साइन कर देता हूँ, क्या पता मैंने कहाँ साइन कर दिया, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। कल को हुआ क्या, कोर्ट में केस चला हुआ है उसी व्यक्ति के अगेंस्ट कि इसने मेरे नाम पे जमीन करी है, खुद दी है मुझे जमीन, इसने गिफ्ट करी है, अब ये मुझे वो जमीन नहीं दे रहा। वो बोलता है सर मुझे नहीं पता मैंने कब जमीन इसको दी, मुझे नहीं पता मैंने कब साइन किए, मुझे नहीं पता मैंने कब गिफ्ट किया, मुझे कोई याद नहीं है, और मैं बीमार था, मुझे पता नहीं मैंने ये कब कर दिया। अब जो भी स्टेटमेंट्स वो अपने फेवर में बोल रहा था कि मैं बीमार हूँ, पहले अपने दोस्तों को बता रहा था मेरे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कि मैं सही नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी स्टेटमेंट्स इस केस में उसको बचाएंगी, इस गिफ्ट डीड को वॉइड बनाएंगी। तो ये लेकिन ये सारी स्टेटमेंट्स रेलिवेंट हो जाएंगी, बेशक उसके प्रोटेक्शन के लिए वो रेलिवेंट हो जाएंगी। वाई सो, क्यों रेलिवेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये दूसरी एक्सेप्शन है हमारी, सेक्शन नंबर 19 में, 19 है ना? 19 में दी हुई दूसरी एक्सेप्शन है। अब तीसरी है, इफ इट इज अदरवाइज रेलिवेंट अदर देन एडमिशन। अब मान लीजिए कोई स्टेटमेंट किसी ने दी है, वो उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, वो स्टेटमेंट रेस जेस्टे के अंडर रेलिवेंट हो जाती है, या किसी और सेक्शन में रेलिवेंट हो जाती है, एडमिशन के रूप में रेलिवेंट उसे नहीं मानेंगे, पर अदरवाइज वो किसी और सेक्शन में रेलिवेंट हो जाती है तो हो जाएगी। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल की, कि केवल और केवल अपने अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स होती हैं वही रेलिवेंट होंगी, उसकी ये 3 एक्सेप्शंस है। नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो, मैं नोट्स अगर मैंने खोल लूंगी यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी, नहीं नोट्स बंद है, कोई बात नहीं। तो मैं एग्जांपल्स वही है जो मैंने आपको बताए। एग्जाम्पल रूप में ए वर्सेस बी केस चला हुआ है, तो ए जो भी स्टेटमेंट प्रूव करेगा ना, वो बी के अगेंस्ट हो सकती है, बी के अगेंस्ट जो बी स्टेटमेंट बोल रहा है। जैसे ए ने बी के ऊपर केस किया हुआ है कि बी ने मेरे से पैसे उधार लिए थे, अब बी वो बातें सी डी ई सबको बता रहा है अपने दोस्तों को आउट ऑफ गुड फेथ कि भाई मैंने पैसे ए के वापस करने हैं, तो वो सारी स्टेटमेंट्स बी के अगेंस्ट है, वो रेलिवेंट हो जाएंगी, ए कैन प्रूव। एंड अगर बी चाहता है कि ए के अगेंस्ट कुछ प्रूव करना है, तो ए की जो स्टेटमेंट्स अपने अगेंस्ट है वो बी प्रूव कर सकता है। फिर इसमें 3 एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी कि क्या है। नाउ सेक्शन 20 जो बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई बात लिखी हुई है, कोई सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो लिखा हुआ है इसकी ओरल एडमिशन आप कब दे सकते हो, व्हेन ओरल एडमिशन ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। डॉक्यूमेंट इज गिवन, इट इज इन रिटन फॉर्म, बट व्हेन यू विल बी अलाउड टू गिव द ओरल एडमिशन, ओरल स्टेटमेंट कि उसमें क्या लिखा है आप कब दे सकते हो। तो बेसिकली ओरल एडमिशन कभी भी किसी कंटेंट की रेलिवेंट नहीं होती, आपको वो कंटेंट कोर्ट में लाना पड़ता है, उसमें क्या लिखा हुआ है ओरल एडमिशन आप उसकी नहीं दे सकते, except unless and until party shows that he is entitled to give secondary evidence of content of such document। अगर पार्टी ने शो कर दिया कि मुझे सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट है, जो कंटेंट है उसका सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट मेरे पास है, देन जो जब सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट है पार्टी ने प्रूव कर दिया, तो हम ओरल एडमिशन दे सकते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की। एंड सेकंड, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, वो चीज ही क्वेश्चन में आ गई। कोई डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डॉक्यूमेंट किसी की एडमिशन है, बट दूसरी पार्टी बोल रही है जेन्युइन नहीं है, तो उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ गई, तो इसके रिगार्डिंग अब ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है उसकी जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली सेक्शन 20
में बोला गया है कि ओरल एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट की आप नहीं दे सकते, आपको डॉक्यूमेंट ही लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपको डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड है, आपके पास राइट है, तो आप दे सकते हो ओरल एविडेंस उस डॉक्यूमेंट का। या जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट ही क्वेश्चन में आ गई तो भी आप ऐसा कर सकते हो। सेक्शन 21 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। अब सिविल केस चला हुआ है। सिविल केस होता है जैसे प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, जो क्रिमिनल केस नहीं है बेसिकली। उसमें कोई पार्टी अगर मान लो एडमिट करती है तो उसकी रेलिवेंसी क्या होगी। मान लीजिए ए वर्सेस बी, दो का केस चला हुआ है, लैंड को लेके केस है। ए बोल रहा है बी ने मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। बी जाकर अब ए को बोलता है कि यार तू छोड़ परे, ठीक है मैंने थोड़ा बहुत कब्जा किया होगा, तू पैसे ले ले मुझसे। अगर बी ने ये बात बोल दी तो एडमिशन हो गई कि मैंने कब्जा किया हुआ है। अब ये सिविल केसेस में रेलिवेंट क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज नॉट रेलिवेंट। इट इज नॉट रेलिवेंट, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होगी। अगर साफ साफ बोला है बी ने कि एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, इट इज नॉट रेलिवेंट। आप खुद सोचो ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, वो मान जाता है कि ठीक है यार मुझसे गलती हुई होगी, बट तू इतने पैसे ले ले, मैं वहां पे जमीन पे मैंने कुछ बना लिया है वो मैं तोड़ूंगा थोड़ी ना, तो उसके पैसे ले ले। कोई व्यक्ति उसी बात को जाके कोर्ट में रख दे कि देखो इसने मान लिया, तो फिर कोई बंदा आगे आके स्टेप नहीं उठाएगा कि हम लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कभी कोई व्यक्ति आगे आएगा, हर कोई डरेगा कि मैं जो बोलूंगा कि मैंने किया है तो ये तो मेरा केस आगे कोर्ट में पहुंचा देगा। इसलिए सेक्शन 21 बोलता है कि सिविल केसेस में अगर कोई व्यक्ति एडमिशन करता है वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होती है, वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होती है। सिविल केसेस में एडमिशन का कोई भी महत्व नहीं है। देयर इज नो रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन इन द सिविल केसेस। सिविल मैटर में एडमिशन रेलिवेंट नहीं है। अगर पार्टी ने साफ साफ बोल दिया कि मेरी इस बात को, मेरी इस एडमिशन को आपने कोर्ट में लेकर नहीं जाना है, इंटरेस्ट री रिपब्लिका अनफिनिश लिटियम, ये एक मैगजीम है जिसका मतलब होता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दैट देयर शुड बी एंड्स ऑफ लिटिगेशन। पार्टी के फेवर में यही है कि लोगों के लिए अच्छा यही है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। और लिटिगेशन का एंड कैसे होगा, जब कोई पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगी, आपस में मेडिएशन भी कर लेंगी। अब मान लो कोई पार्टी मान लेती है कि हाँ मैंने किया, पर आपस में अब हम समझौता कर लेते हैं, दूसरी पार्टी उस बात को जाके कोर्ट में पेश कर दे कि देखो जिसने मान लिया, तो हर व्यक्ति आगे आने से डरेगा कि यार मैं अगर आगे गया, मैंने माना कि मैंने कुछ किया है, दूसरी पार्टी इसका फायदा उठा लेगी। दिस इज सेक्शन 21 एडमिशन इन सिविल केसेस वेन रेलिवेंट। स्टूडेंट जो भी आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर, ये नोट्स मेरी एप्लीकेशन पे आपको मिले, सॉरी ये नोट्स आपको प्रॉपर चाहिए तो ये फ्री में है, दे आर फ्री। हमारे टेलीग्राम पेज पे जाइए, लो बिटवीन्स के, मैंने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पे ये सारे नोट्स हैं। हाँ अगर आपको सिस्टमेटिक पूरे ही नोट्स चाहिए भारतीय साक्षरता नियम के, जो पूरे प्रॉपर ए टू जेड अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में, बीएससी के छोड़ दो, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो बीएलएलबी कर रहे हो, किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए आपको, बीएनएस के नोट्स चाहिए, बीएनएसएस के चाहिए, बीएससी के चाहिए, लैंड लॉ के चाहिए, प्रीडिंग ड्राफ्टिंग के चाहिए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है, टोट है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816634276, 9811649276, इन पे मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हो, या आप हमारी एप्लीकेशन मुकेश मुनीश लो क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके भी नोट्स को चेकआउट कर सकते हो। अब आगे लास्ट सेक्शन देखते हैं आज का, जो आज की टॉपिक का लास्ट सेक्शन है, दैट इज योर बेसिकली एडमिशन नॉट स्टॉप कंक्लूसिव बट मे स्टॉप। सेक्शन 25 बोलता है कि एडमिशन आपका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इट इज नॉट कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है जो बंदे ने बोल दिया बस उसी के आधार पे केस को डिसाइड कर दो, ऐसा नहीं है। मान लो किसी बंदे ने एडमिट किया भी फैक्ट, तो केवल उसी के आधार पे पूरा केस डिसाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसका हम एस्टॉपर के रूप में यूज कर सकते हैं। एस्टॉपर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट एक बार दी है तो वो उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता, अगर वो स्टेप बैक करेगा उसको रोक दिया जाएगा। तो एडमिशन यस इट इज नॉट कंक्लूसिव, इट इज ओनली नॉट ओनली द एविडेंस दैट कैन बी गिवन बट इट कैन बी यूज्ड एज एन स्टॉपर। तो ये पूरा आज के लेक्चर के लिए था।
कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई लेक्चर अगर आपको स्पेशल चाहिए, कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए मत जाना, आपसे विनम्र प्रार्थना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलना, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा का काम करेगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।